और हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर दिखाई जाने वाली फिल्में और वेब सीरीज आजकल गालियों और अश्लीलता का आपको एक क्रैश कोर्स कराती हैं। आपने भी अनजाने में इसका क्रैश कोर्स करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मेंबरशिप ले ली होगी और हमें पूरा भरोसा है कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आपके समय और पैसे का दुरुपयोग करके आप ही के मन में नकारात्मक विचारों को डाउनलोड भी करवा रहे होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से आप इन विचारों को डिलीट करने का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये एक अंधेरा कुआं है और ये कितना गहरा है शायद कोई नहीं जानता, और अब आप इस अंधेरे कुएं में गिर चुके हैं। आपको शायद पता होगा हमारे देश में शुरुआती दौर की फिल्मों का जो शूटिंग से स्क्रीनिंग तक का सफर एक लंबी रील में हुआ करता था, जो सिनेमा घरों तक एक डब्बे में पहुंचाई जाती थी। उस सैकड़ों फीट लंबी रील को मैकेनिकली घुमाया जाता था, जिसमें एक व्यक्ति ऊपर बैठा रहता था और वो उसको घुमाता था, जिसके बीच से एक तेज लाइट निकलकर पर्दे पर जाती थी और उस लाइट से जो दृश्य पैदा होते थे उसमें नजर आती थी बॉलीवुड की वो बड़ी बड़ी फिल्में जिन्हें देखने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगा करती थी। तब प्रोजेक्टर के जरिए ये फिल्म बड़े पर्दे पर दिखाई जाती थी और लोग लाइन में खड़े होकर इन्हें देखा करते। पिछले कुछ दशकों में मनोरंजन और सूचनाओं की ये यात्रा बिल्कुल बदल चुकी है और ये यात्रा हमारे देश में बहुत लंबी रही है। अब आप याद कीजिए, ये यात्रा दूरदर्शन से शुरू हुई थी, जिसके जरिए सूचनाएं और कई मशहूर टीवी सीरियल्स आपके घर तक पहुंचे थे। उनमें से एक था हम लोग, जो भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों की कहानी थी। इसी तरह वागले की दुनिया, मालगुडी डेज और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे जो धारावाहिक थे काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। फिर इस यात्रा में एक नया मोड़ आया जब जी टीवी भारत में लॉन्च हुआ था 1992 में। तब भारत के लोगों ने एक नए तरह का प्रयोग देखा और भारत में जी टीवी के साथ प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स की एंट्री हुई और जी टीवी पर 1993 में एक सीरियल का प्रसारण हुआ था जिसका नाम था तारा। ये एक साफ सुथरा सीरियल था जिसमें किसी तरह की कोई अश्लीलता नहीं थी, लेकिन फिर भी ये उस समय का सबसे आधुनिक सीरियल था जिसने आधुनिक कहानी बताई थी और महिलाओं के सशक्तिकरण पर यह सीरियल आधारित था। फिर भी भारत में सीरियल बहुत हिट हुआ। इसके अलावा जीना इसी का नाम है, रजनी, फिर जी टीवी पर सारेगामा पा और कौन बनेगा करोड़पति जैसे जो सीरियल्स हैं वो आए, जिन्होंने आपको साफ सुथरा मनोरंजन दिया, साफ सुथरा कंटेंट दिया और लोगों ने उन्हें पसंद किया। जसपाल भट्टी को आप याद कर लीजिए, उन्होंने कितना साफ सुथरा कॉमेडी का शो आपको दिया था और देश भर में लोग उसे देखते थे। उनमें कहीं कोई अश्लीलता नहीं थी, कोई गाली गलौच नहीं थी, अपशब्द नहीं थे। यह यात्रा होते होते अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच गई है, जहां पर अश्लीलता और गालियों को ही सफलता की कसौटी माना जाता है। जहां माना जाता है कि जितनी ज्यादा उस वेब सीरीज में गालियां होंगी, सफलता मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसे हम आपको कुछ आंकड़ों से समझाते हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और वेब सीरीज देखते हुए लोगों का हर 8 सेकंड में ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। इसे अटेंशन स्पैन कहते हैं, यानी आप कितनी देर तक कंसंट्रेशन के साथ कोई एक कंटेंट देख सकते हैं, वो है सिर्फ 8 सेकंड। और ऐसे में इन लोगों को अपने साथ बांधे रखने के लिए एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आप 8 सेकंड के बाद आपका ध्यान इधर उधर ना चला जाए, तो मैं आपका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचूं। और इसीलिए इस 8 सेकंड के इस बैरियर को तोड़ने के लिए हर कुछ सेकंड्स पर इन वेब सीरीज में अपशब्द यानी गालियां डाली जाती हैं और अश्लीलता इनमें डाली जाती है, ताकि आप वही देखते रहें, आपका ध्यान कहीं भटके नहीं। यानी आपसे पैसा लेकर कुछ लोग ये तय करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में गालियां और अश्लीलता बेचनी है। तो पहला पैसा तो आपसे तब लिया जब आपसे मेंबरशिप फी ले ली। जब आपने मेंबरशिप ली तब आप ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उस कंटेंट को देख पाएंगे। उसके बाद आप स्ट्रीमिंग जब कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का खर्चा भी है, तो इंटरनेट कंपनियों को भी लगातार फायदा हो रहा है, इसलिए पैसा सारा आपका जा रहा है। बिजनेस मॉडल है उनका। और अब आप ऐसे आपकी वेबसाइट है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर 4250 करोड़ रुपए का ऑलरेडी हो चुका है। हमारे देश में हर एक ओटीटी यूजर 30 से 50 मिनट तक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप पर बिताता है और युवाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। भारत में ओटीटी यूजर्स के मामले में डिज्नी और हॉटस्टार पहले नंबर पर है, जिसके 80 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बाद 44 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो है।
फिर 20 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ नेटफ्लिक्स तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो ये हैं। इसके अलावा ZEE5 भी है जो हमारा अपना OTT प्लेटफॉर्म है। जब हम इस पूरे विषय के बारे में आज पढ़ रहे थे तब हमें यह बात महसूस हुई कि भारत में नकारात्मक विचारों का व्यापार करना अब बहुत आसान हो गया है। हमारे देश में नकारात्मक विचारों की आसानी से बड़ी कीमत मिल जाती है। आज अगर आप पॉजिटिव विचार बेचने के लिए जाएंगे तो कोई एक पैसा नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिविटी किसी को नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप नेगेटिव विचार बेचने के लिए जाएंगे, कोई नेगेटिव कहानी बेचने के लिए जाएंगे, कहीं इंसाफ हुआ हो, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कहीं नाइंसाफी हुई हो, सब लोग उस कहानी को खरीद लेंगे और कई कंपनियां इन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमा रही हैं। लेकिन ये सब सरकार के पैसों से नहीं होता, ये होता है आपके पैसे से। आपके पैसों से नकारात्मक विचारों का यह व्यापार अब एक बहुत बड़ा फायदे का सौदा बन चुका है और आज हम आपको इसका फॉर्मूला बताने वाले हैं। फिल्मों की दुनिया में आपको याद होगा 70 का दशक, 80 का दशक, 90 का दशक एक ऐसा था जब फिल्मों में भी एक खास फॉर्मूला आपको दिखाया जाता था। जैसे एक समय ऐसा आया था, मान लीजिए 80 का दशक, जब हमेशा फिल्मों में दिखाया जाता था कि दो जुड़वां भाई हैं और दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, एक पुलिस वाला बन जाता है, एक अपराधी बन जाता है। ये एक फॉर्मूला था जो उस वक्त चलता था। फिर ये भी दिखाया जाता था कि उसमें से एक नेगेटिव कैरेक्टर हो गया, एक पॉजिटिव कैरेक्टर हो गया। इसी तरीके से हर फिल्म में गाने कैसे होंगे, भक्ति संगीत कैसे उसमें डाला जाएगा, कैसे एक विलेन होगा, एक हीरो होगा, एक साइड हीरो होगा, ये सब कुछ एक फॉर्मूले के तहत किया जाता था और वो फॉर्मूला चलता था, उसी को सक्सेस का फॉर्मूला कहा जाता था। आपको याद होगा 1994 में एक फिल्म आई थी, हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में भारतीय रीति रिवाजों से होने वाली शादियों को एक इवेंट की तरह दिखाया गया था। कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से लोगों की मानसिकता बदल गई और भारत में शादियों का उसके बाद एक बड़ा बाजार बन गया। करण जौहर की फिल्मों में भी अगर आप देखें तो शादियों को एक बहुत बड़े इवेंट की तरह दिखाया जाता है, जिसके बाद शादियां हमारे देश में असल में जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इवेंट मैनेजमेंट वाली, वो शादियों का इवेंट मैनेजमेंट करने लगी। उसके बाद अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी तरह के हिट फॉर्मूले पर काम हो रहा है और ये फॉर्मूला है, उसके 2-3 हिस्से हैं। पहला, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, कहानी में ज्यादा से ज्यादा अश्लीलता डालो और डायलॉग्स के नाम पर ज्यादा से ज्यादा गालियों का प्रयोग करो, गालियों को ग्लैमराइज करो और बहुत सारे नेगेटिव किरदार इकट्ठे कर लो और उनके आसपास पूरी कहानी को बुन दो। यह है OTT प्लेटफॉर्म्स पर हिट होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का फॉर्मूला। और इस पूरे विषय पर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, उनकी राय आज हम आपको सुनाते हैं। ओवरऑल OTT कंटेंट के लिए अभी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत सरकार सीधे उसमें दखल दे सके। हालांकि हमारा IT एक्ट इसके लिए काफ़ी पावर देता है सरकार को। 69A जो हमारा IT एक्ट का सेक्शन है, उसके तहत यदि कोई भी स्ट्रीमिंग कंटेंट, क्योंकि वो अंतर्गत इंटरनेट के प्रोविज़न में ही आता है, तो ऐसा कोई भी कंटेंट जो इंटरनेट के थ्रू परोसा जा रहा है लोगों को, उसके द्वारा यदि कोई रिलीजियस हेट्रेड फैलाया जाता है या कोई डिफेमेटरी चीज़ की जाती है तो उस कंटेंट को सीधे सीधे टेक डाउन किया जा सकता है और इसके लिए सरकार के पास बहुत पावर्स हैं। 69A ये सारी पावर सरकार को देता है। OTT कंटेंट के लिए अलग से एक गाइडलाइन बननी चाहिए जो अभी मिसिंग है और इसके लिए कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन भी दिया है। वो गाइडलाइन जल्दी से जल्दी यदि सरकार बना ले और MIB के अंदर ले आए OTT कंटेंट रेगुलेशंस को, एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेंसर सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और उसमें एक बार आने के बाद शायद ऐसा अचानक नहीं होगा कि कंटेंट जब प्लेटफॉर्म पे आ जाता है उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू होती है, क्योंकि एक बार किसी ऑथराइज्ड बॉडी ने सर्टिफाई किया होगा उस कंटेंट को। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। ये जो है एक तरीके से OTT के अंदर हम जैसे देखते हैं अलग अलग नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं सर्विस प्रोवाइडर्स और उसमें जो है कंटेंट्स बहुत सारे जो है वो 18+ के हैं, जिसमें कि हो सकता है कि कोई अब्यूजिव लैंग्वेज हो, गलत तरीके का सीन हो, जो कि बच्चों के लिए या यंगस्टर्स जो हमारे हैं उनके लिए बिल्कुल वो सूटेबल ना हो। तो इसको ऑब्वियसली इस पे काम करने की ज़रूरत है और सरकार का नज़र अब इस पे गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके अंदर जो है एक प्रॉपर रेगुलेशन बनना चाहिए, जो कि जो है सेल्फ रेगुलेशन जो है मीडिया का वो करेगा, जिसमें वो प्रोविज़न होगा और उसी तरीके से जो है इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है।